गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका ग्लोबल वार्मिंग पे जो हमारा डिस्कशन चला हुआ है उसके सेकंड पार्ट में। फर्स्ट पार्ट में डिटेल में मैंने आप लोगों से बात करी कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो क्या होती है, उस ग्लोबल वार्मिंग का रियल मैकेनिज्म क्या है, क्योंकि वो नेचुरल है, लेकिन वो एंथ्रोपोजेनिक कैसे हो गई, कैसे ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्लोबल वार्मिंग हो गई, वो सारा डिटेल से हमने जो है उस वीडियो में बात करी कि कौन से इफेक्ट थे, कौन से फैक्टर हैं जो एटमॉस्फेयर में उन चीज़ों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो अर्थ के टेम्परेचर को लगातार बढ़ाने के लिए जिम्मेवार हैं। और हमने अपने डिस्कशन में ये पाया, क्लियरली पाया कि तापमान का जो बढ़ना है, तापमान आज से पहले भी बढ़ा है, कम भी हुआ है। प्लीस्टोसीन एज में तापमान इतना कम हो गया था कि ग्लेशियर बहुत नीचे तक आ गए थे। क्रिटेशियस एज में तापमान इतना बढ़ा था कि उसकी वजह से बहुत सारे जीव, खासकर डायनासोर, सरवाइव नहीं कर पाए थे, लेकिन वो नेचुरल था, वो नेचुरल साइकिल का एक पार्ट था। लेकिन ये तापमान जो अब बढ़ रहा है ये कंप्लीटली एंथ्रोपोजेनिक है, और लास्ट वीडियो के डिस्कशन में हमने ये प्रूव कर दिया था कि एंथ्रोपोजेनिक किस प्रकार से है, और उसके जो इम्पैक्ट आ रहे हैं वो इम्पैक्ट क्लियरली दर्शा रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। अब हम अगर बात करें, इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं, तो ग्लोबल वार्मिंग के जो इम्पैक्ट हैं, देखिए तापमान अगर बढ़ रहा है तो क्या इसका वन वे इम्पैक्ट आएगा? तापमान बढ़ेगा, हम बायोफ्यूल्स को बर्न करते रहेंगे, ग्रीन हाउस का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तापमान और बढ़ेगा, हम और ऐड करेंगे, तापमान और बढ़ेगा, और ऐड करेंगे, तापमान और बढ़ेगा। क्या ये इसी तरह से चलता रहेगा, या कोई काउंटर मैकेनिज्म भी डेवलप होगा जो इस लगातार तापमान की वृद्धि को बैलेंस करने का काम करेगा? ये डिस्कशन हमारा जो है वो इस वीडियो के दौरान रहेगा। तथ्यात्मक रूप से हम देखेंगे कि क्या इम्पैक्ट जो है वो ग्लोबल वार्मिंग के होने की, क्योंकि ये संभावना है, ऐसा ही होगा ये जरूरी नहीं है। सो दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो। सो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि अगर आप लोग मेरे YouTube चैनल को देखते हैं और ये वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का जो बटन है उसको ज़रूर दबा दें, सामने के बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो नया अपडेट हो, नया अपलोड हो, उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक जो है पहुंच जाए। और अगर ये वीडियोज़, क्योंकि जो हमने सर्वे किया था उस सर्वे में पाया कि लगभग 89% जो हमारे व्यूवर्स हैं वो एग्री करें कि उनका जो लेवल है नॉलेज का वो काफ़ी बड़ा है इस चैनल के वीडियोस के माध्यम से, तो आप लोगों से मेरा ये रिक्वेस्ट जरूर रहेगी कि आप इन वीडियोस को शेयर भी करते रहें। लेट्स स्टार्ट आवर डिस्कशन ऑन impacts of global warming. What type of impacts could be there? There could be negative impacts, there could be positive impacts. How? Negative impacts, what type of negative impacts? There will be rise in sea level. नेगेटिव कैसे है? हमारी जनसंख्या का अधिकांश भाग, मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, मैक्सिमम ऑफ द पॉपुलेशन लिव्स इन कोस्टल सिटीज। हिंदुस्तान में बात करें, 3 बड़े शहर मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, तीनों कोस्टल एरिया में एग्जिस्ट करते हैं। बांग्लादेश की मैक्सिमम पॉपुलेशन डेल्टाई एरिया में निवास करती है। ऐसे ही दुनिया की भी बहुत सारी जो पॉपुलेशन है, बहुत ज़्यादा ऐसे शहर हैं जो मिलेनियम सिटीज़ हैं, मिलियन सिटीज़ हैं, वो कोस्टल एरिया में रहते हैं। और अगर सी लेवल राइज करेगा तो सी लेवल आगे की तरफ जब बढ़ेगा तो ये जो कोस्टल एरिया में निवास करने वाली जो जनसंख्या है इसको प्रॉब्लम क्रिएट होगी और उसका डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। नेगेटिव इम्पैक्ट है। प्रिसिपिटेशन का पैटर्न चेंज होगा, एसिड रेन बढ़ सकती है। नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा ग्लोबल वार्मिंग का। प्रिसिपिटेशन का पैटर्न कैसे बढ़ेगा हमने बात करी लास्ट वीडियो में। ड्रायर एरियाज ड्रायर होते जा रहे हैं, जहां डेजर्ट है वहां पे और डेजर्टिक कंडीशंस। एरिड एरिया, सेमी एरिड एरिया एरिड में, एरिड एरिया हाइपर एरिड में कन्वर्ट हो रहा है। ह्यूमिड एरिया वेट में, वेट जो सब ह्यूमिड एरिया ह्यूमिड में, ह्यूमिड एरिया वेट में कन्वर्ट होते जा रहे हैं। ये डिस्क्रिमिनेशन जो बढ़ेगा, कंसंट्रेशन वेजिटेशन का, क्रॉप्स का एक एरिया में बढ़ता चला जाएगा। फॉरेस्ट और क्रॉप यील्ड अल्ट्रेशन हो सकता है, बदलाव आ सकता है, दोनों तरह का आ सकता है, कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है। एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट, जो एग्जिस्टिंग रेंज लैंड्स हैं
जो उस डेजर्ट का जो पेरिफेरल एरिया है वहां पे डेजर्ट का एक्सटेंशन होगा, डेजर्ट आगे बढ़ेंगे। क्यों? ड्रायर एरिया की क्लाइमेट और ड्रायर हो रही है, लूज सैंड और लूज होता जाएगा, हवा से उड़ता जाएगा और आसपास के एरिया में फैलता जाएगा। रेन स्टॉर्म्स की इंटेंसिटी बढ़ सकती है। कैसे? अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल ही लेकर चले तो पिछले मेरे ख्याल से 5-4 साल में आप लोगों ने हैवी रेनफॉल के जो इवेंट्स हैं आज से पहले इतने नहीं सुने होंगे। केदारनाथ की ट्रेजेडी, जम्मू कश्मीर में बरसात, केरला में बरसात, अभी भी जो है बहुत सारी इस तरीके की जो इवेंट्स हैं फ्रीक्वेंटली हो रही हैं और ये रेन स्टॉर्म्स की जो इंटेंसिटी बढ़ेगी ये बहुत घातक है। केदारनाथ ट्रेजेडी में हम लोग इसको एक्सपीरियंस कर चुके हैं। ओशियनिक करंट डिस्टेबलाइज हो जाएंगे, वार्म करंट जिन एरिया में जा रहे थे हो सकता है वहाँ से बदल जाएं, कोल्ड करंट जिन एरिया में आ रहे थे हो सकता है दूसरे एरिया में चले जाएं, डिस्टेबलाइजेशन हो सकता है। ये नेगेटिव इम्पैक्ट्स आएंगे ग्लोबल वार्मिंग के। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आ सकता है। क्या आ सकता है? प्लांट ग्रोथ बढ़ सकती है, कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में ज़्यादा होगी, पेड़ पौधों को फोटोसिंथेसिस में एब्जॉर्ब करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा मिलेगी तो उनका जो सेलुलर डेवलपमेंट है वो ग्रो कर सकता है और उनका जो बायोमास है वो इंक्रीज हो सकता है, ऐसी संभावना है। पॉजिटिव इम्पैक्ट भी उसके जो है वो आ सकते हैं और टेम्परेचर जो है वो लिमिटिंग फैक्टर है। जो आर्कटिक आइस है वो अगर पिघल जाएगी आर्कटिक सागर की तो एक नया समुद्री मार्ग खुल जाएगा। पॉजिटिव है लेकिन नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। कैसे ये मैकेनिज्म काम भी कर सकता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। देयर आर 2 टाइप ऑफ फीडबैक्स दैट कैन हैपन्स एज ए रिजल्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। पॉजिटिव फीडबैक्स मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। कैसे? अज्यूम दैट अर्थ इज वार्मिंग। यस, इट्स वार्मिंग, वी डोंट नीड टू अज्यूम अर्थ वार्म हो रही है। व्हाट हैपन्स? वार्मिंग लीड टू इवेपोरेशन। जितना तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण की दर उतनी ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि तापमान, इवेपोरेशन बेसिकली इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है, वाष्पीकरण की मात्रा, इवेपोरेशन का रेट बढ़ेगा। इवेपोरेशन का रेट अगर बढ़ेगा इट लीड्स टू द इंक्रीज इन वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर। वायुमंडल में जो जलवाष्प की मात्रा है वृद्धि होगी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी में इंक्रीज देखने को मिलेगा। आज जो टोटल वॉल्यूम 4% हम मान के चलते हैं उसमें इंक्रीज हो जाएगा। फिर क्या होगा? मोर वाटर वेपर इंक्रीजेस, एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड। जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है, जो अर्थ सरफेस से जो रेडिएशन जा रहा है वायुमंडल में, जिसको रोकने का काम एक ग्रीन हाउस गैस वाटर वेपर्स भी हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होगी, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। इंफ्रारेड का, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन अगर बढ़ेगा तो ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है, ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि देखने को मिलेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट में वृद्धि देखने को मिलेगी, तापमान और बढ़ेगा। तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा। वाष्पीकरण बढ़ेगा, वाटर वेपर्स बढ़ेंगे। वाटर वेपर्स बढ़ेंगे, एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। यानी एक साइक्लिक इफेक्ट डेवलप होता चला जाएगा। इसको रनवे ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। ये पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। एक ही दिशा में सारी चीजें चलेंगी साइक्लिक फॉर्म में। वार्मिंग लीड टू इवेपोरेशन, इवेपोरेशन लीड टू more water vapors, more water vapor leads to absorption of infrared, absorption of infrared leads to greenhouse effect, greenhouse effect lead to rise in temperature, rise in temperature again lead to increase in evaporation. cyclic effect एक डेवलप होता चला जाएगा। This is one side of the coin, सिक्के का एक पहलू है। एक मैकेनिज्म और भी है। Again suppose earth is warming, what will happen? Suppose the atmosphere warms, what happens? The moistens, more low cloud forms. जितनी ज़्यादा वायुमंडल में, देखिए तापमान बढ़ेगा, वाष्पीकरण बढ़ेगा, तो हमने एक तरफ कहा जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी, जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी। हमने एक ही पहलू को देखा पहले कि एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा, लेकिन जब जलवाष्प की मात्रा बढ़ेगी और जो कन्वेक्टिव करंट डेवलप होते हैं, जो हवा ऊपर से नीचे की तरफ चलती है वायुमंडल में, तो ऊपर उठते हुए वो हवा ठंडी होगी और ठंडी होगी
तो ज़्यादा जलवाष्प होंगे तो कम ऊंचाई पे जाके ठंडी हो जाएगी और लो क्लाउड्स जो हैं वो डेवलप हो जाएंगे। और अगर लो क्लाउड ज़्यादा डेवलप हो जाएंगे तो क्या होगा, जो सोलर रेडिएशन आता है 16% के आसपास रिफ्लेक्शन होता है इनकमिंग सोलर रेडिएशन का क्लाउड कवर्स के द्वारा। क्लाउड की मात्रा बढ़ेगी, रिफ्लेक्शन बढ़ेगा, और अगर ये रिफ्लेक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा कि जो अर्थ सरफेस पे जो सोलर रेडिएशन आ रहा था, जो हमने कहा 51 यूनिट आता है, 51 यूनिट, उसकी मात्रा में कमी आएगी। उसकी मात्रा में कमी आएगी। अर्थ वार्म होती है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से, और अर्थ का टेम्परेचर अगर कम हो जाएगा तो अर्थ से होने वाला रेडिएशन भी कम हो जाएगा। रेडिएशन कम होगा तो एटमॉस्फेयर से होने वाला री रेडिएशन कम हो जाएगा। री रेडिएशन कम होगा तो तापमान गिरने की भी संभावना है। हो सकता है कि तापमान कम होना शुरू हो जाए। ये काउंटर फीडबैक मैकेनिज्म है, इसको नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। दो संभावनाएं वैज्ञानिक जो हैं वो जताते हैं। एक संभावना ये है कि वन वे इफेक्ट होगा, तापमान, वाष्पीकरण, जलवाष्प, एब्जॉर्प्शन, टेम्परेचर अगेन। दूसरी संभावना क्या है? दूसरी संभावना ये है कि वो जो एटमॉस्फेयर में कंटेंट बढ़ रहा है वाटर वेपर्स का, वो क्लाउड कवर के कंटेंट को बढ़ा देगा। क्लाउड कवर का कंटेंट इनकमिंग सोलर रेडिएशन के रिफ्लेक्शन को बढ़ा देगा। जो रिफ्लेक्शन 16 था, अगर वो बढ़ के 17 हो जाएगा तो जो एनर्जी अर्थ पे 51 आ रही थी वो 50 रह जाएगी, माइनस हो जाएगा, 50 यूनिट एनर्जी रह जाएगी। 50 यूनिट एनर्जी होगी तो अर्थ का तापमान कम होगा, रेडिएशन कम होगा, री रेडिएशन कम होगा, तापमान के गिरने की भी संभावनाएं जो हैं वो बनी रहेंगी। बहुत सारे चेक एंड बैलेंसेस होते हैं क्लाइमेट चेंज में, जिनको इतनी आसानी से हम समझ नहीं सकते हैं। सारे एक दूसरे के साथ साथ जो है वो काम करते हैं, और चाहे नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म की बात करें चाहे पॉजिटिव की बात करें, दोनों एक साथ जो है एक दूसरे के विपरीत काम करते रहते हैं। और ऐसी संभावना भी है कि इतनी भयावह स्थिति शायद पैदा ना हो, क्योंकि पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म को बैलेंस करने के लिए नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म भी जो है वो इफेक्ट हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। और डोमिनेट कौन सा करेगा इसके बारे में एडवांस में कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। तो कॉज एंड इफेक्ट जो है वो बहुत डिफिकल्ट होता है प्रूव करना, और इसी कारण से जो है हम ये एग्जैक्टली प्रिडिक्ट करने में सक्षम नहीं है कि होगा क्या। जितनी भी ग्लोबल वार्मिंग को लेके और फ्यूचर प्रिडिक्शंस जो दी गई हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के ऊपर निर्भर करती हैं, लेकिन अगर नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म को भी उसमें शामिल किया जाए तो शायद इतनी भयावह स्थिति जो है वो पैदा नहीं होगी। प्रॉक्सी डेटा यूज किया जाता है क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट नहीं है, टाइम मशीन अपने पास नहीं है कि हम पीछे जाएं और देख कर आ जाए, टेम्परेचर रिकॉर्ड करके ले आए। तो प्रॉक्सी डेटा है, आइसोटोप्स का डेटा है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी का डेटा है, पोलन स्टडीज़ का डेटा है, आई स्कोर की स्टडीज़ का डेटा है, प्रॉक्सी डेटा है हमारे पास, जिसके बेस पे हम क्लाइमेट को चेंज को दिखाते हैं। और ये डेटा हमें दिखा रहा है कि अर्थ की जो क्लाइमेट है पास्ट में चेंज हुई है, अभी भी चेंज हो रही है, फ्यूचर में भी चेंज होगी, क्योंकि ये पूरा इतिहास बताता है। अर्थ सरफेस का जब जियोलॉजिकल टाइम स्केल डेवलप किया गया और उस टाइम स्केल के साथ साथ चीज़ों को जब एसोसिएट किया गया तो ये पाया गया कि अर्थ की क्लाइमेट स्टेबल ही नहीं है, ये कंटिन्यूसली चेंज होती है। अब यहाँ पे सवाल ये है जिसके बारे में हमारा ये पूरा का पूरा टॉपिक ही है कि ये जो रिसेंट चेंजेस हैं ये नेचुरल हैं या एंथ्रोपोजेनिक है। और लास्ट वीडियो में हमने इस चीज़ को प्रूव कर दिया था कि ये एंथ्रोपोजेनिक है, ये नेचुरल नहीं है। और अगर ये एंथ्रोपोजेनिक है तो हमें सोचना पड़ेगा, क्योंकि हम ही इसका कारण हैं। और बहुत सारे जो मैकेनिज्म है, ये अगर आप एक डायग्राम देखें, आप देखेंगे पॉजिटिव फीडबैक नेगेटिव फीडबैक साथ साथ चल रहे हैं। सनलाइट का एब्जॉर्प्शन है, लैंड और वाटर पे टेम्परेचर जो है वो नीचे की तरफ बढ़ता है, सेंसिबल हीट में इंक्रीज होता है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, ओशियन का फ्लक्स जो है वो इंक्रीज होता है, और फिर लेटेंट हीट जो है वो निकलती है, और फिर एनर्जी ऐड हो जाती है, अल्बिडो उसमें ऐड होता है, प्रिसिपिटेशन बढ़ती है, कंपोजिशन में चेंज आता है, टेम्परेचर का ग्रेडियंट चेंज हो जाता है, सॉइल मॉइस्चर चेंज हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हैं।
ऐसा नहीं है कि केवल और केवल जो ग्रीन हाउस गैसेज के द्वारा जो एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसके द्वारा केवल और केवल तापमान में वृद्धि होगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हमने बात करी थी कि एटमॉस्फेयर में बहुत सारे चेक्स एंड बैलेंसेज हैं, सारे एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक दूसरे के अगेंस्ट भी काम करते हैं, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहता है। क्योंकि वाटर वेपर के कंटेंट का एटमॉस्फेयर में बढ़ना एब्जॉर्प्शन भी बढ़ाएगा, लेकिन उनका क्लाउड कवर में कन्वर्ट हो जाना इनकमिंग सोलर रेडिएशन के अमाउंट को भी कम करेगा। सारी चीज़ें एक साथ काम करती हैं। कौन सी कितनी ज़्यादा प्रभावी होगी और कब प्रभावी होगी इसके बारे में बहुत डिटेल से नहीं कहा जा सकता है और बहुत कॉन्फिडेंस के साथ भी नहीं कहा जा सकता है कि प्रॉब्लम दैट रियली इज दैट वी डू नॉट नो हाउ क्लाइमेट मशीन वर्क्स। असल बात तो यही है, क्लाइमेट की जो मशीन है वो असल में कैसे काम करती है ये हमें पता ही नहीं है, अभी तक बहुत श्योर नहीं है। बहुत सारे शोध किए गए हैं लेकिन बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना अभी बचता है और इसीलिए इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एट प्रेजेंट टू से कि वार्मिंग इज ड्यू टू इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज और इट इज़ ए नेचुरल फ्लक्चुएशन। लेकिन इस चीज़ पे हम समाधान पे आ चुके हैं कि एंथ्रोपोजेनिक है और एविडेंस शो ही कर रहे हैं कि ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ग्रीन हाउस गैसेज का जो इंजेक्शन, इंडस्ट्रियल इंजेक्शन जो है, इंडस्ट्रीज की वजह से जो ग्रीन हाउस गैसेज का अमाउंट बढ़ रहा है वो बेसिकली इसके पीछे सबसे ज़्यादा रीजन है, बड़ा कारण है। और रिसर्च भी इसके ऊपर होंगी, लेकिन बहुत सारी रिसर्च अभी तक जो हुई है वो क्लियरली कर रही हैं, इसी और इशारा कर रही हैं। तो क्या करें, ग्लोबल वार्मिंग एंथ्रोपोजेनिक है, देयर इज नो डाउट। 97% ऑफ द साइंटिस्ट, 97% ऑफ द गवर्नमेंट्स, 97% of the organizations, they have a clear-cut agreement that global warming is anthropogenic. So what we could do? 20%, 40% सॉरी, थर्मल पावर प्लांट से ग्रीन हाउस गैसेज स्पेशली कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हो रहा है और थर्मल पावर प्लांट में पावर हम जनरेट कर रहे हैं। We need to shift towards some alternate energy source. We may shift towards wind source or we may shift towards solar energies. Biomass, we need to increase the amount of biomass. We need to look out about the exploration and harnessing of the geothermal energy. बहुत ज़्यादा एनर्जी अर्थ सरफेस के इंटीरियर में अवेलेबल है, उसको कैसे हार्नेस किया जा सकता है। We need to ponder about that. हम कुछ ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं, कार पुलिंग जो है वो यूज की जा सकती हैं, पब्लिक व्हीकल्स का यूज किया जा सकता है। एक बस लगभग 50 लोगों को एक साथ लेके चलती है, उसका जो कार्बन ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन का एक लेवल है, लेकिन वही 50 लोग जब 50 गाड़ियों में चलते हैं तो 50 गुना कार्बन डाइऑक्साइड, 50 गुना जो है जो ग्रीन हाउस गैसेज है उनको हम एमिट कर रहे हैं। सो वी हैव टू थिंक अबाउट इट कि कैसे जो है इसको कम किया जा सकता है। थोड़ा सा अपनी जो लग्जरीनेस है उसको कंट्रोल करना पड़ेगा। एंड इफ़ यू कम टुवार्ड्स द कंक्लूजन वी कैन से ग्लोबल चेंज जो है वो मल्टी फेसेट है। ग्रीन हाउस इफेक्ट नेचुरल प्रोसेस है, लेकिन इस नेचुरल प्रोसेस में और अर्थ सरफेस पे जीवन को बनाए रखने के लिए इसका बना रहना ज़रूरी है, लेकिन इसमें जो हमारा इंटरफेरेंस आया है वो सबसे घातक है और बहुत दूरगामी जो है, बहुत फार साइटेड जो इम्पैक्ट्स हैं वो इसकी वजह से देखने को हमें जो है वो मिल रहे हैं। और अगर ये एंथ्रोपोजेनिक हैं तो वी बीइंग ए ह्यूमन बीइंग वी नीड टू कंट्रोल ओवर इट, वी नीड टू हैव ए कंट्रोल ओवर इट, वी नीड टू reduce it. So this is all about our discussion on global warming. कई सारी तरह से सवाल जो हैं इसके ऊपर आते हैं। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, उसके इम्पैक्ट क्या है, ये भी आ सकता है कि आप प्रूव करिए कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो एंथ्रोपोजेनिक है। ये भी सवाल कई बार पूछे जाते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग नेचुरल है कि एंथ्रोपोजेनिक है, उसके एविडेंसेस क्या हैं उनको लेकर भी आता है। और कई बार ये भी सवाल आ जाता है कि ग्लोबल वार्मिंग इज ए मिथ और रियलिटी, उसको भी प्रूव करना होता है। तो बहुत सारी तरह से अलग अलग लेवल पे अलग अलग एग्जाम में इसके सवाल आते हैं। एंड आई होप दिस वीडियो विल डेफिनेटली बी बेनिफिशियल टू यू।
in order to answer all these questions. So with a request कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके लाइफ में, आपकी ज्योग्राफिक जर्नी में कुछ एडिशन इस वीडियो से हुआ है, तो मेरा ये रिक्वेस्ट ज़रूर है कि फॉर द बेनिफिट ऑफ द अदर्स आप इसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे शेयर ज़रूर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए वीडियोज़ को, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।